वेलकम बैक फ्रेंड्स, द पार्ट 2 ऑफ जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस टर्मिनोलॉजी। आपको बता दें, पार्ट 1 में हमने 38 टर्म्स को डिस्कस किया था, लीगल टर्म्स को। तो आज हम रिमेनिंग जितनी भी टर्म्स बचती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एस्पिरेंट के लिए। एक बड़ी अपडेट आपको दे दूं, करंट अफेयर का लास्ट 1 ईयर की जो पीडीएफ है वो तैयार हो चुकी है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर ऑफ इंडिया, करंट अफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये तीनों टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जून 2025 से लेकर जुलाई 2026 तक के करंट अफेयर आपको एक ही जगह पे कंपाइल वे में मिल जाएंगे। और इसकी जो ये ई बुक जो है एप्लीकेशन पे अपलोड हमने कर दी है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसमें सिंपल तरीका है, अगर आप जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट जो कोर्स है जिसकी ओनली प्राइस ही 99 रुपीज़ है, उसको जब आप ज्वाइन करते हो उसमें चारों सब्जेक्ट आ जाएंगे। उसमें करंट अफेयर भी आपको पता है इंक्लूड है। उसके अलावा इंग्लिश, कंप्यूटर, जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस और करंट अफेयर, चारों सब्जेक्ट आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। वो कंप्लीट हो चुके हैं। एप्लीकेशन पे आप जरूर विजिट करें। और ये करंट अफेयर जो है बाकी एग्जाम की जो बाकी एग्जाम्स हैं उनमें भी ऐड कर दिया गया है, जैसे कि फाइनेंस हो गया। इसके अलावा जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, जेके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उनके जो कोर्सेज हैं उनमें भी ये ऐड कर दिया गया है। स्पेशली अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के जो 4 सब्जेक्ट हैं, जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस, करंट अफेयर, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये चारों सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट पीडीएफ्स, ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। अगर एप्लीकेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर मैसेज करके आप ये जो नोट्स एंड वीडियो लेक्चर्स हैं डायरेक्ट भी ले सकते हो। तो व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट ले लो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको एक बड़ी अपडेट बता दूं, लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर की ई बुक तैयार हो चुकी है। हमने अपलोड कर दी एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम का जो पेड ग्रुप है उसमें भी डाल दी है। और चारों सब्जेक्ट के, क्योंकि कंप्यूटर और इंग्लिश ऑलरेडी हमने अपडेट किया हुआ था, जॉब्स रिलेटेड को अवेयरनेस को भी अपडेट कर दिया। और करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर की कंपाइल ई बुक रेडी हो चुकी है और वो एप्लीकेशन पर हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप चारों सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं, वीडियो लेक्चर्स चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पर चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, आपको ये चारों पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको बता दें, चारों पीडीएफ जो करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर जून 2025 से लेकर जुलाई 2026 तक का कंपाइल करंट अफेयर बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड तैयार हो चुका है। इसके साथ साथ जॉब रिलेटेड अवेयरनेस की जो न्यू पीडीएफ है, अपडेटेड जॉब रिलेटेड अवेयरनेस का कंटेंट भी तैयार है। इंग्लिश और कंप्यूटर आपको पता है रिसेंटली हमने अपडेट किया है। कंप्यूटर तो बिल्कुल रिसेंटली 5-6 दिन पहले ही कंप्लीट करके हमने अपडेट कर दिया था। तो इस चारों सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट हो चुके हैं। आप अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या हमारी एप्लीकेशन पे विजिट करके वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड करो, क्योंकि दिन आपके पास 10-15 से कम ही बचे हैं, तो आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकाल के ही पढ़ना है। अब ये एक घंटा लगे, आप जाओ दुकान पर और प्रिंट निकाल लो। उतना ज़्यादा नहीं है कि 500-600 पेजेस है, बिल्कुल प्रिंटेबल है। जो छोटे साइज़ में लिखा है आप प्रिंट निकाल कर, आपको उतने ज़्यादा पेजेस नहीं है। कंप्यूटर थोड़ा सा बड़ा है, 70 पेजेस हैं, बाकी 40 पेजेस के आपका इंग्लिश होगा। लगभग कंप्यूटर जो करंट अफेयर है कंपाइल वे में है, लगभग 20 से 25 पेजेस में सारा हमने कवर किया हुआ है। इसको जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस भी लगभग 20 पेजेस में हमने कवर किया, क्योंकि हमारा एक पेज का जो कंटेंट होता है वो बाकियों के आपको नोट देखोगे वो 10 पेजेस के बराबर होता है। हम इसको प्रिंटेबल बनाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े प्रिंट निकालने के लिए। और यहाँ पर कोर्स का चार्जेस भी हमने ओनली 150 से कम करके ओनली 99 कर दिया। अब पहले 150 में आपको तकलीफ थी, अब 99 में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कोई 700, 800, 1000, 1200 नहीं रखा है, ताकि हर एक जेन्युइन एस्पिरेंट जो तैयारी करना चाह रहा है क्वालिटी कंटेंट वो पढ़ सके। लीगल टर्मिनोलॉजी का पार्ट 1 जो हमने कवर किया था, 38 टर्म्स हमने डिस्कस की थी। तो आज हम 39 से आगे शुरू करेंगे। 39 पे आपका आता है रिमांड। हमने इसको इस बार इस तरह से अरेंज किया है, जैसे कि रिमांड का मतलब क्या है वो आपको बताया। साथ में हमने इजी वर्डिंग में मीनिंग है वो भी साथ में लिखा है, ताकि अगर आपको किसी को ये लैंग्वेज लीगल लैंग्वेज समझ ना आए तो उसको ईजी लैंग्वेज में भी साथ में हमने ऐड कर दिया है। रिमांड क्या है? रिमांड मीन्स अ मैजिस्ट्रेट सेंड्स एन अक्यूज पर्सन बैक टू पुलिस और जुडिशियल कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जब मैजिस्ट्रेट कहता है भाई ये इसको ले जाओ, पुलिस को कहता है कि भाई इसको उठाओ और करो इसकी इन्वेस्टिगेशन, जस्ट वो सिंपली रिमांड है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो कोर्ट जो है अलो द पुलिस और जेल कस्टडी को अलो करता है कि किसी भी पर्सन को वो और इन्वेस्टिगेशन के लिए उठा सकते हैं। ठीक है, इसकी और इन्वेस्टिगेशन करो। लोकस स्टैंडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कह सकता हूँ ये टर्म एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। लोकस स्टैंडी, लोकस स्टैंडी का मतलब होता है द लीगल राइट ऑफ अ पर्सन टू फाइल अ केस इन द कोर्ट। किसी भी इंसान का एक लीगल राइट होता है कि वो कोर्ट में केस दर्ज करे, वो केस दर्ज कर सकता है, वो उसका लीगल राइट है। इसको लीगल टर्म में लोकस स्टैंडी कहते हैं। ठीक है, राइट टू ब्रिंग अ केस बिफोर द कोर्ट, सिंपल लैंग्वेज में कहें, ये किसी भी पर्सन का राइट कोर्ट में केस फाइल करने का, उसको लोकस स्टैंडी कहेंगे। फॉर्जरी क्या होता है? फॉर्जरी होता है मेकिंग और अल्टरिंग अ फेक डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर टू चीट समवन। कोर्ट के केस में हम देखें, किसी को अगर हम कहेंगे धोखा करना या किसी भी डॉक्यूमेंट को फेक बनाकर डॉक्यूमेंट शो करना या फेक सिग्नेचर करने, इसको फॉर्जरी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में क्रिएटिंग फेक डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर्स, इसको क्या कहेंगे? फॉर्जरी।
फॉर्जरी क्या है? क्रिएटिंग फेक डॉक्यूमेंट्स आर सिग्नेचर्स। आपको देखो करना क्या है, जब आप ये सुन रहे हो आपके दिमाग में आधा आधा जा रहा है। अब आप जब नोट्स इसके लोगे, उसका प्रिंट निकाल कर बैठोगे, तो उसको आपने क्या करना है, मैंने 75 टर्म्स टोटल तैयार किए। 75 टर्म में से आप देखो कौन कौन सी आपको, जैसे आपको लोकस स्टडी बिल्कुल याद है, ये दिमाग में बैठी, इसको नहीं आप पढ़ने लग जाना। जब आपको याद है चल छोड़ो इसको। फॉर्जरी भी पता है जी, क्रिएटिंग फेक डॉक्यूमेंट सिग्नेचर दिमाग में है, सोचो थोड़ा, हाँ है। जो आपको लग रहा है यार ये मोडस ऑपरेंडी दिमाग में नहीं है, इसमें 1 मिनट आप लगा सकते हो कि हाँ भाई इसको देखो क्या है, ये क्या है, इस पर आप 1 मिनट इसको पढ़ो। मोडस ऑपरेंडी क्या होता है? द यूजुअल मेथड और वे इन विच अ क्रिमिनल कमिट्स अ क्राइम। ये एक यूजुअल तरीका, कोई भी क्रिमिनल जो होता है उसका एक क्राइम है, ये क्राइम का एक पार्टिकुलर तरीका होता है कि हाँ इस तरीके से वो क्राइम होता है, जनरली वो इस तरीके से होता है, उसको मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं। जो क्रिमिनल यूजली जो है वो उस तरह का तरीका अपनाता है क्राइम करने के लिए। क्रिमिनल्स यूजुअल वे ऑफ कमिटिंग क्राइम, इसको हम मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं। क्या मतलब हुआ? जो देखो कोई एक, जैसे किसी ने अब किसी का पर्स चुराया, वो जनरली कैसे आया, आस्ते से आया, साइड से आया, उसको पर्स छीना भागा, ये एक जनरल तरीका होता है। इसको हम माइंड में, जब कोर्ट में केस चलता है तो उसमें ये माइंड में रहता है कि जनरल ये है, मोडस ऑपरेंडी इस क्राइम का ये है, यानी जो यूजुअल वे है इस तरह के क्राइम को कमिट करने का, तो वो ये होता है, इसको मोडस ऑपरेंडी कहते हैं। हेयर से क्या है? हीर से, हेयर होता है सुनना, हेयर से वो कहना, यानी सुनी सुनाई बात। हेयर से कोर्ट टर्म में अगर सुनी सुनाई बात को कोई आगे रखे, उसको हेयर से वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए। हेयर से क्या होता है? एविडेंस बेस्ड ऑन व्हाट समवन एल्स सेड, वो फलाने ने कहा, उसने कहा, किसी ने कहा, नॉट पर्सनल नॉलेज, खुद उसको नहीं पता, किसी ने कहा, यानी सुनी सुनाई बात, इसको हेयर से कहते हैं लीगल टर्म में। उसको पर्सनल नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, तो इसको हेयर से कहेंगे। इजी लैंग्वेज में कहें इसको तो इन्फॉर्मेशन हेयर्ड फ्रॉम अदर्स, ऐसी इन्फॉर्मेशन तो दूसरों से सुनी, जनरली नॉट एक्सेप्टेड एज एविडेंस, और जो हेयर से है इसको एज एविडेंस नहीं माना जाता कोर्ट में। ये चीज़ आप याद रखना है। डिफेमेशन क्या होता है? डिफेमेशन मीन्स पब्लिशिंग और स्पीकिंग फॉल्स स्टेटमेंट दैट हार्म्स अ पर्सन्स रेपुटेशन, किसी आदमी के खिलाफ गलत वर्ड्स इस्तेमाल करना या कोई चीज़ पब्लिश करना जो गलत है, जो उसकी रेपुटेशन को हार्म करे, ख़राब करे, उसको डिफेमेशन कहा जाता है। या सिंपली कहें डैमेजिंग समवन्स रेपुटेशन विद फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन देकर किसी आदमी की रेपुटेशन को डैमेज करना, इसको हम डिफेमेशन कहते हैं। और जो ऐसा करता है उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर सकता है, वो पर्सन जिसकी रेपुटेशन डैमेज हुई वो डिफेमेशन का केस भी लगा सकता है कि इस फलाने आदमी ने मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाकर मेरी रेपुटेशन को डैमेज किया। डिफेमेशन आई थिंक सिंपल वर्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब बात आती है लिटिगेशन। ये लिटिगेशन क्या है? लीगल टर्म्स में लिटिगेशन क्या होता है? लिटिगेशन मीन्स द लीगल प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट इन द कोर्ट। एक जो प्रोसेस होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है जो लीगल प्रोसेस किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, उसको लिटिगेशन कहेंगे। टेकिंग अ डिस्प्यूट टू कोर्ट भी आप कह सकते हो इसको, कोर्ट में एक डिस्प्यूट को ले जाना, उसका पूरा प्रोसेस क्या है वो उसको लिटिगेशन कहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोसेस है लिटिगेशन। इसीलिए हम इसकी स्टेजेस को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। स्टेजेस क्या हैं लिटिगेशन की? सबसे पहले 6 स्टेजेस हैं लिटिगेशन की। सबसे पहली है प्लीडिंग, फिर है डिस्कवरी, प्री ट्रायल मोशन, ट्रायल, पोस्ट ट्रायल मोशन, अपील। ये आपको 6 जो स्टेजेस हैं लिटिगेशन की याद रखनी है। प्लीडिंग क्या होता है? प्लीडिंग होता है फाइलिंग द केस एंड रिटन रिप्लाईज, केस को फाइल करना, रिटन रिप्लाई जो भी आपके रिटन रिप्लाई उसको फाइल करना, कोर्ट के आगे पेश करना, फाइलिंग द केस, इसको हम कहते हैं प्लीडिंग। डिस्कवरी क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एविडेंस बिटवीन द पार्टीज, शेयरिंग एविडेंस, पार्टीज के बीच में जो एविडेंस शेयरिंग होती है उसको डिस्कवरी कहा जाता है। प्री ट्रायल मोशन क्या होता है? रिक्वेस्ट मेड बिफोर द ट्रायल स्टार्ट। प्री ट्रायल मोशन होता है अगर कोई भी एप्लीकेंट, जो दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी जो है रिक्वेस्ट कोर्ट को करता है ट्रायल से पहले, कोर्ट एप्लीकेशंस बिफोर ट्रायल, ठीक है। यहाँ आप कह सकते हो रिक्वेस्ट मेड बिफोर द ट्रायल स्टार्ट, उसको प्री ट्रायल मोशन कहते हैं। ट्रायल क्या है? देखो हेयरिंग ट्रायल मिलती जुलती टर्म्स हैं। हेयरिंग तो जस्ट वो डेट होती है जिस दिन सुना जाए केस। ट्रायल पूरा प्रोसेस होता है, एविडेंस आर्गूमेंट्स आर प्रेजेंटेड बिफोर द जज, सारी चीज़ें कोर्ट के आगे पेश की जाती हैं जज के आगे, उसको ट्रायल कहते हैं। जैसे कि इसको कह सकते हो मैन कोर्ट हेयरिंग, जो बिल्कुल मैन कोर्ट हेयरिंग है, जो बिल्कुल चल रही है, जिस केस पे फैसला होने जा रहा है, जिस पे एविडेंस और आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, उसको हम ट्रायल कहेंगे, ठीक है। हेयरिंग जो होता है ना, हेयरिंग तो जस्ट एक डेट होती है जिस पे आपका केस लगा है, वो पोस्टपोन भी हो सकता है, हेयरिंग हो सकता है आज ना भी हो, कल हो जाए, पोस्टपोन होकर 10 दिन बाद हो जाए, लेकिन जो ट्रायल है वो होनी है, ठीक है। मैन जो हेयरिंग चल रही है उसी को ट्रायल कहेंगे। पोस्ट ट्रायल मोशन क्या होता है? एप्लीकेशन फाइल आफ्टर द ट्रायल, ट्रायल से पहले तो प्री ट्रायल मोशन एप्लीकेशन अगर फाइल करता है कोई भी पार्टी, ट्रायल के बाद एप्लीकेशन फाइल करती है, रिक्वेस्ट करती है आफ्टर द जजमेंट के बाद रिक्वेस्ट करता है कोई पार्टी, तो उसको पोस्ट ट्रायल मोशन, पोस्ट का बाद में, प्री मीन्स पहले, प्री ट्रायल मोशन, पोस्ट ट्रायल मोशन आपने याद रखना है। इसके बाद जजमेंट हो गया, पोस्ट ट्रायल मोशन भी काम नहीं आया, तो अब अपील आएगी।
जज ने केस का फैसला सुना दिया, जजमेंट दे दी, वर्डिक्ट दे दी। अब जो है आपके पास ऑप्शन बचता है, अगर एक पार्टी हो, आपको लग रहा है इंसाफ नहीं हुआ, तो आप अपील कर सकते हो। अपील क्या होता है? रिक्वेस्ट टू हायर कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका फैसले का आपको लगता है आपके हक में नहीं हुआ है, तो आप हायर कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हो रिव्यू जजमेंट के लिए। उसके लिए आप अपील दर्ज करोगे हायर कोर्ट में। चैलेंज द कोर्ट्स डिसीजन, जिसमें आप कोर्ट का जो डिसीजन है प्रीवियस कोर्ट का, लोअर कोर्ट का, उसको चैलेंज करते हो, इसको अपील कहा जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे लिटिगेशन क्या है और इसकी स्टेजेस। अब हम और कुछ टर्म्स यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इक्विटल जो है, ये पहले भी हम बता चुके हैं आपको। इक्विटल का मतलब होता है अ कोर्ट डिक्लेयर द एक्यूज नॉट गिल्टी। जब कोर्ट डिक्लेयर कर दे, जिसके खिलाफ केस लगा है उसको डिक्लेयर कर दे कि ये कसूरवार नहीं है, तो उसको इक्विटल कहते हैं। यहाँ मैंने पहले कहा था, ये टर्म में डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने कहा था बरी कर देना है। एक्यूज्ड इज़ फाउंड इनोसेंट, जो एक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया, वो जब इनोसेंट प्रूव कर दे कोर्ट उसको, इसको इक्विटल कहते हैं। क्लियर? एमिकस क्यूरी क्या होता है? एमिकस क्यूरी, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म। एमिकस क्यूरी मीन्स अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स द कोर्ट विद एक्सपर्ट एडवाइस। कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो कोर्ट को हेल्प करता है किसी तरीके से भी, चाहे वो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देकर, उस पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को एमिकस क्यूरी कहा जाएगा। इसको हम फ्रेंड ऑफ कोर्ट भी कह सकते हो। एमिकस क्यूरी इज द फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, जो हेल्प करता है कोर्ट का, चाहे वो एडवाइस देकर किसी तरह से भी केस को सॉल्व करने में। एमिकस क्यूरी समझा गया। एपिलेंट क्या होता है? एपिलेंट मीन्स द पर्सन हु फाइल्स एन अपील, जो अपील दर्ज करता है, रिक्वेस्ट करता है रिव्यू करने के लिए प्रीवियस जजमेंट को, हायर कोर्ट में अपील करता है, तो उसको जो दर्ज करता है अपील को, उसको एपिलेंट कहेंगे। द पर्सन चैलेंजिंग द जजमेंट, जो पर्सन चैलेंज कर रहा है प्रीवियस कोर्ट की जजमेंट को, उसको एपिलेंट कहते हैं। और अपीली क्या है? अपीली मीन द पर्सन अगेंस्ट हुम द अपील इज फाइल्ड, जिसके खिलाफ अपील दर्ज की गई, कि ये जो इसके खिलाफ मैंने केस किया था, ये जो लोअर कोर्ट है उसने कहा कि इसके हक में फैसला सुना दिया, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप अपील करोगे तो जो जिसके खिलाफ अपील की गई उसको अपीली कहा जाएगा। एंड द लास्ट वन इज द ब्रीफ। व्हाट इज दिस ब्रीफ? लीगल टर्म में ब्रीफ का क्या मतलब है? रिटन लीगल डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग अ पार्टीज आर्गूमेंट। ब्रीफ एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो एक्सप्लेन करता है पार्टी, जो भी पार्टी है उसके आर्गूमेंट्स क्या है, या हम कह सकते हैं रिटन आर्गूमेंट सबमिटेड टू द कोर्ट। जो रिटन आर्गूमेंट पार्टी सबमिट करती है कोर्ट को, इसको ब्रीफ कहा जाता है। ये वर्ड याद रख लो। ऐसी टर्म जो आपको लग रहा है पहले नहीं सुनी है, तो वो एग्जाम में वही पूछी जाती है, इसलिए वो दिमाग में आपने रखनी है। 50 तक आपका हो गया यहाँ पर कवर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 51 से आगे स्टार्ट करते हैं। 51 क्या है? 51 इज हेयर कंट्रैक्ट अ लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। सिंपल है, ये वर्ड सिंपल है। वर्ड जो सिंपल है उसको आप एक बार ही पढ़ो, जो आपको लग रहा है कि भूल रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा है, तो उसको 3-4 बार पढ़ो। लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है दो और मोर पार्टीज के बीच में, इसको कंट्रैक्ट कहते हैं, लीगल एग्रीमेंट बिटवीन पीपल। काउंटर क्लेम क्या होता है? अ क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ होता है जिसने केस दर्ज किया, डिफेंडेंट होता है जिसके खिलाफ केस दर्ज किया। जिसके खिलाफ केस दर्ज हुआ, अगर वो जो है क्लेम, उसके द्वारा जो क्लेम आए उसको काउंटर क्लेम कहेंगे। फर्स्ट क्लेम तो होता है ना जो प्लेंटिफ लगाया, मैंने कहा कि आप फलाना बंदा ने मेरे से ये गलती, ये गलत आदमी है, इसने मेरे पे ये ऐसे मेरी चीज़ चुरा ली या ऐसा किया, मुझ पर नुकसान पहुँचाया। अगर वो जो है उधर से जो है क्लेम करे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये उल्टी बात कह रहा है, तो उसको काउंटर क्लेम कहेंगे। अ केस फाइल्ड बैक अगेंस्ट द पर्सन हु फाइल्ड द केस। प्लेंटिफ के खिलाफ ही केस दर्ज कर दे बंदा, तो उसको काउंटर क्लेम कहा जाता है। डिफेंडेंट जब आप क्लेम दर्ज कर दे प्लेंटिफ के खिलाफ, डिफेंडेंट प्लेंटिफ तो पहले ही वीडियो में हमने कवर किया था। डैमेजेस क्या होता है? डैमेजेस क्या होता है? मनी अवार्डेड बाय कोर्ट टू कंपनसेट फॉर द लॉस और इंजरी। कोर्ट, जैसे एक बंदे ने मेरा नुकसान कर दिया, मैंने उसके खिलाफ केस दर्ज किया, तो कोर्ट जो है उसको जो है उसके खिलाफ उसको कहता है कि भाई ये इसको कंपनसेट करो, ये इतना पैसा देना। जो पैसा मनी जो है अवार्ड की गई कोर्ट के द्वारा कि इतना पैसा ये चीज़ जो लॉस हुआ है इसका कंपनसेट किया जाए, उसको डैमेजेस कहते हैं। मनी गिवन एज कंपनसेशन, पैसा जो कंपनसेशन के तौर पर दिया गया उसको डैमेजेस कहा जाता है। डिफ़ॉल्ट जजमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। डिफ़ॉल्ट जजमेंट जैसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना, वो डिफ़ॉल्ट जजमेंट है, एक बंदे ने केस दर्ज किया दूसरी बंदे के खिलाफ, उस दूसरा जो पार्टी है डिफेंडेंट है उसकी तरफ से कोई केस लड़ने आया ही नहीं है कोर्ट में, तो जो फैसला जज देगा वही जिसने केस दर्ज किया उसके हक में ही जाएगा। द जजमेंट गिवन बिकॉज वन पार्टी फेल्स टू अपेयर डिफेंड द केस। एक दूसरी पार्टी आई नहीं है कि केस को जो है केस को उसने अपेयर नहीं किया, डिफेंड नहीं किया, तो ये जो जजमेंट आएगी विदाउट द सेकंड पार्टीज, तो इसको डिफॉल्ट जजमेंट कहेंगे। या हम कह सकते हैं कोर्ट डिसीजन व्हेन वन पार्टी डज नॉट अपेयर, एक पार्टी आई ही नहीं तो कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, इसको डिफॉल्ट जजमेंट कहा जाएगा। डिपोजिशन क्या होता है? विटनेस स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर ओथ बिफोर द ट्रायल। देखो, डिपोजिशन होता है जब जो विटनेस है उसकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है ट्रायल के टाइम कोर्ट के सामने, तो उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। विटनेस स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग बिफोर द ट्रायल,
विटनेस स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बिफोर द ट्रायल सिंपल है, इसको डिपोजिशन कहा जाएगा। डिस्कवरी क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग एविडेंस एंड इन्फॉर्मेशन बिफोर द ट्रायल। डिस्कवरी मीन्स एक्सचेंजिंग एविडेंस एंड इन्फॉर्मेशन बिफोर द ट्रायल, शेयरिंग द एविडेंस बिफोर ट्रायल, इसको हम डिस्कवरी कहेंगे। देखो डिस्कवरी डिपोजिशन में फ़र्क क्या है? बहुत दोनों डिफरेंट है। डिपोजिशन होता है विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड जो की जाती है ट्रायल से पहले। डिस्कवरी होती है एक्सचेंज एविडेंस और इन्फॉर्मेशन का जो ट्रायल से पहले किया जाता है, इसको हम डिस्कवरी कहते हैं। डबल जेओपार्डी कहते हैं एक जुर्म के लिए 2 बार सजा, ऐसा होता नहीं। अ पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड या ट्रायल ट्वाइस फॉर सेम ऑफेंस, एक जुर्म के लिए 2 बार किसी को भी जेल में रखें या कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, ऐसा नहीं होता। नो सेकंड ट्रायल फॉर द सेम क्राइम, एक ही क्राइम के लिए डबल ट्रायल नहीं हो सकती। यहाँ एक हम कह सकते हैं एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा उसको नहीं मिल सकती, इसको डबल जेओपार्डी कहते हैं। ड्यू प्रोसेस क्या है? ड्यू प्रोसेस होता है द लीगल प्रोसीजर दैट इंश्योर द फेयरनेस एंड जस्टिस। ड्यू प्रोसेस इज लीगल प्रोसीजर दैट इंश्योर द फेयरनेस एंड जस्टिस। हम कह सकते हैं फेयर लीगल प्रोसीजर को ड्यू प्रोसेस कहा जाता है। कोर्ट टर्म में, लीगल टर्म में ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है फेयर लीगल प्रोसीजर। इक्विटी का भी वही ऑलमोस्ट वही मतलब है, जस्टिस बेस्ड ऑन फेयरनेस। फेयरनेस इन लॉ में जो फेयरनेस होती है इसको इक्विटी कहते हैं, और जो फेयर प्रोसीजर होता है लॉ का इसको हम ड्यू प्रोसेस कहते हैं। ओके, एस्टोपल जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एस्टोपल जो है, एस्टोपल प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। एस्टोपल जो है ये टर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। एस्टोपल का मतलब होता है अ पर्सन कैन नॉट डिनाई और कंट्राडिक्ट व्हाट दे प्रीवियसली एक्सेप्टेड और स्टेटेड। जैसे एक केस था, उसकी हियरिंग हुई एक, उस हियरिंग में बंदे ने कहा कि हाँ भाई जब ये क्राइम हो रहा था मैं सामने खड़ा था। दूसरी हियरिंग में वो कह रहा है कि जब क्राइम हो रहा था मैं सामने नहीं 200 फुट दूर खड़ा था, तो वो चेंज नहीं होगी, इसको एस्टोपल कहेंगे। अ पर्सन कैन नॉट डिनाई, वो ना ही मना कर सकता है ना ही वो चेंज कर सकता है जो भी उसने प्रीवियसली कहा है, जो मान लिया है। पिछली हियरिंग में उसने कहा हाँ भाई मैं था, ये चीज़ जो मैं विटनेस था, ये चीज़ें मैं देख रहा था। दूसरी हियरिंग में कि उसने भड़का दिया, किसी ने वो कहा कि जी नहीं मैं था ही नहीं वहाँ, तो ऐसा माना नहीं जाएगा। इसको एस्टोपल कहते हैं कि पर्सन कैन नॉट डिनाई, वो आप मना नहीं कर पाएगा, कंट्राडिक्ट नहीं करेगा प्रीवियस एक्सेप्टेड या स्टेटेड स्टेटमेंट को। इसके बाद हम बात करें एविडेंस और इन्फॉर्मेशन और एविडेंस सबूत आपको पता है एविडेंस डॉक्यूमेंट यूज टू प्रूव फैक्ट इन कोर्ट। प्रूफ जो प्रेजेंट किया जाए कोर्ट में इसको एविडेंस कहते हैं। फेलोनी क्या है? सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस पनिशेबल विद सेवर पनिशमेंट, बहुत खतरनाक गुनाह जिसकी बहुत खतरनाक सज़ा हो, इसको फेलोनी कहेंगे। अ सीरियस क्राइम भी कह सकते हैं, अ सीरियस क्राइम फिलोनी और सीरियस क्राइम। फिलोनी क्या है? सीरियस क्राइम। ऐसी टर्म्स याद रखनी है जो आपको बिल्कुल नहीं आ रही। एविडेंस तो पता है आपको, ये छोड़ो इसको। ग्रैंड जूरी क्या है? अ ग्रुप दैट डिसाइड वेदर देयर इज एनफ एविडेंस टू चार्ज अ पर्सन विद द सीरियस क्राइम। अ जूरी दैट डिसाइड वेदर अ ट्रायल शुड बिगन। ये ग्रैंड जूरी होता है वो जूरी जो डिसाइड करेगा, वो जूरी सिंगल जूरी या ग्रुप हो सकता है, अ ग्रुप ऑफ जजेस। अ ग्रुप दैट डिसाइड वेदर देयर इज एनफ एविडेंस कि ये एविडेंस काफ़ी हैं ये इस किसी भी पर्सन के खिलाफ ये इतना बड़ा सीरियस क्राइम के चार्जेस लगाने के लिए, वो चीज़ जो डिसाइड करते उसको ग्रैंड जूरी कहा जाता है। हैबेस कॉर्पस आप पॉलिटी में भी सुनते हो। हैबेस कॉर्पस होता है अ रिट रिक्वायरिंग दैट अ डिटेन्ड पर्सन बी ब्रॉड बिफोर द कोर्ट। रिट होती है कि जो पर्सन उठाया है उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। कोर्ट आर्डर टू प्रोड्यूस एन अरेस्टेड पर्सन बिफोर द जज। ये कोर्ट का आर्डर होता है एक किस्म का। ये बंदा कोई भी रिट लगा सकता है, अगर किसी को उठा लें तो वो रिट लगा सकता है, भाई क्यों कैसे उठाया, क्यों करके उठाया। अगर उठाया तो 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना है। वो जज बताएगा इसका कसूर है कि नहीं, फिर उसको अंदर रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, 24 घंटे के ज़्यादा अंदर जेल में या पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। कुछ और टर्म यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर इंजेक्शन एक टर्म है। इंजेक्शन जो है लीगल टर्म में क्या मतलब है इसका? अ कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग समवन टू डू और स्टॉप डूइंग समथिंग। एक कोर्ट का ऑर्डर है जो डायरेक्ट करता है किसी को कुछ करने या ना करने के लिए। कोर्ट ऑर्डर टू डू और स्टॉप एन एक्ट, कोई काम अगर कोई काम स्टॉप, कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर है जो कोर्ट रोकता है किसी को, ये काम मत करो ये काम करो, करने के लिए कहना या रोकने के लिए कहना, उसको इंजेक्शन कहते हैं। तो ये कोर्ट ऑर्डर होता है टू डू और स्टॉप एन एक्ट। इंटरलोक्यूटरी क्या होता है? इंटरलोक्यूटरी, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, दिस इज माई टंग प्रॉब्लम। तो ये दिस वर्ड मीन्स द टेम्परेरी कोर्ट ऑर्डर मेड बिफोर द फाइनल जजमेंट। इंटरलोक्यूटरी का मतलब होता है फाइनल जजमेंट से पहले कोई जब कोर्ट टेम्परेरी ऑर्डर दे देता है उसको इंटरलोक्यूटरी कहते हैं। टेम्परेरी कोर्ट ऑर्डर को इंटरलोक्यूटरी कहा जाता है। ज्यूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल हु डिसाइड द फैक्ट एंड गिव द वर्डिक्ट। ज्यूरी होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ जजेस हो सकता है जो डिसाइड करते हैं, फैक्ट्स को, एविडेंस को देखते हैं और फैसला सुनाते हैं। पीपल हु डिसाइड द केस इन द कोर्ट, इसको ज्यूरी कहा जाता है। लीन क्या है? लीन होता है लीगल राइट अवर प्रॉपर्टी अंटिल डेब्ट इज पेड। यानी किसी बंदे ने आपको ज़मीन खरीद ली है लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, जब तक वो पैसे नहीं देता वो ज़मीन आपकी है। राइट टू कीप प्रॉपर्टी अंटिल द पेमेंट इज मेड,
जब तक पेमेंट नहीं होती पूरी तब तक वो ज़मीन आपकी है, इसको लीन कहेंगे। मैल प्रैक्टिस क्या है? मैल प्रैक्टिस इज़ इम्प्रॉपर, इलीगल और नेग्लिजेंट प्रोफेशनल कंडक्ट को कहते हैं। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट को माल प्रैक्टिस कहा जाता है कोर्ट टर्म में। मिस डेमिनर क्या होता है? लेस सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस देन द फेलोनी क्या होता है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फेलोनी होता है सीरियस क्राइम, लेकिन जो मिस डेमिनर होता है इट इज़ माइनर क्राइम, माइनर, उसी फेलोनी का अपोजिट है, ठीक है। फेलोनी सीरियस, मिस डेमिनर जो होता है ये होता है माइनर क्राइम। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स द ड्यूटी टू प्रूव अ फैक्ट इन द कोर्ट। जो कोर्ट में फैक्ट पेश करेगा, जिसकी ड्यूटी हाँ भाई आपने पेश करना है प्रूफ, तो उसको हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ लाने पे गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव द केस को प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पे आती है उसको बर्डन ऑफ प्रूफ कहेंगे। अब केस लॉ, सिविल लॉ, क्लास सेक्शन क्या है? केस लॉ, सिविल लॉ और क्लास सेक्शन बिल्कुल सिंपल टर्म है। केस लॉ मीन्स द लॉ बेस्ड ऑन प्रीवियस कोर्ट डिसीजन। प्रीवियस कोर्ट डिसीजंस पे बेस पे जो लॉज बनते हैं उसको केस लॉ कहा जाता है, लॉ मेड फ्रॉम अर्लियर जजमेंट्स। सिविल लॉ क्या होता है? लॉ डीलिंग विद द डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस। ऑलमोस्ट यही है लॉ फॉर प्राइवेट डिस्प्यूट्स। क्लास एक्शन मीन्स अ केस फाइल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सेम कंप्लेन। एक ही कंप्लेन है ग्रुप ऑफ पीपल की, उसके खिलाफ जो है केस दर्ज हुआ। केस फाइल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम कंप्लेन, एक ही तरह की कंप्लेन थी सबकी, तो उन्होंने एक ग्रुप में केस फाइल किया, उसको क्लास सेक्शन कहेंगे। वन केस सेम फॉर मैनी पीपल विद द सेम इश्यू, उसको क्लास सेक्शन कहा जाता है। व्हाट इज दिस कॉमन लॉ? लॉ डेवलप थ्रू द कोर्ट डिसीजन एंड कस्टम्स से जो लॉ बने इसको कॉमन लॉ भी कहते हैं। लॉ बेस्ड ऑन द जुडिशियल प्रेसिडिंग्स एंड कस्टम्स, तो इसको हम कॉमन लॉ कहा जाता है। ये थे आपके 75। देखो 75 टर्म मेरे सुनाने से आपको याद नहीं होगी, इसकी PDF आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पे, वहाँ से डाउनलोड करके। इसके अलावा कंप्लीट नोट्स भी इसके अवेलेबल हैं, उसको आपने प्रिंट निकाल के अच्छे से पढ़ना है, तब जाकर ये चीज़ें याद हो। ये हमारा लास्ट डेमो लेक्चर था यूट्यूब के ऊपर। आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, जहाँ पर आपको कंप्लीट चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स, आपको बता दें चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।